दोस्तों नमस्कार। खबर बड़ी है और सीधी है तो ध्यान से सुनिएगा। तमिलनाडु में 10 मई 2026 को कुछ ऐसा हुआ है जो भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ है। 59 साल का रिकॉर्ड टूटा है दोस्तों। जी हां, पूरे 59 साल। इतने सालों से तमिलनाडु में सिर्फ दो पार्टीज थीं, डीएमके और एआईएडीएमके। बारी बारी से सरकार बनाती नजर आ रही थी, लेकिन इस बार एक नई पार्टी आई और सब कुछ बदल कर रख दिया। उस पार्टी का नाम है टीवीके यानी तमिलगा वेत्री कगम, और उसके मुखिया हैं तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार थलपति विजय। पूरा नाम सी जोसेफ विजय। 10 मई की सुबह चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उन्होंने तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, और यहीं से कहानी का अगली ट्विस्ट शुरू होता है। क्योंकि विजय ने सिर्फ चुनाव नहीं जीता, उन्होंने ऐसी असेंबली और कैबिनेट बनाई है जिसके आंकड़े देखकर लोग कह रहे हैं कि यह भारत की सबसे पढ़ी लिखी विधानसभा है। आंकड़े सुनिए। नई असेंबली में 6 पीएचडी होल्डर विधायक, 22 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 5 आईआईटी से पढ़े हुए इंजीनियर्स हैं, 8 एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं और 40 ऐसे विधायक हैं जो या तो वकील हैं या इंजीनियर। 25 ग्रेजुएट्स भी हैं, यानी आधी से ज्यादा असेंबली प्रोफेशनल और हाईली एजुकेटेड लोगों से भरी हुई है। सिर्फ 8 विधायक ऐसे हैं जो केवल 10वीं पास है। अब तुलना कीजिए दूसरे राज्यों से, तस्वीर साफ हो जाएगी। कुछ ही दिन पहले वेस्ट बंगाल में भी इलेक्शन हुए, जहां बीजेपी ने 207 सीट जीतकर पहली बार सरकार बनाई। ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी टीएमसी सरकार चली गई, लेकिन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने जो लेटेस्ट रिपोर्ट 6 मई को जारी की है, उसे देखकर आंखें खुली रह जाएगी दोस्तों। नई बंगाल असेंबली के 292 विधायकों में से 190 यानी पूरे 65% पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं। यह सिर्फ छोटे मोटे केसेस नहीं है। 58% यानी 170 विधायकों पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। 14 जीते हुए कैंडिडेट्स पर तो हत्या के केसेस हैं, 54 पर हत्या के प्रयास के और 63 पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के केसेस हैं। 2 विधायक तो ऐसे हैं जिन पर रेप का आरोप है और वो जीतकर असेंबली में बैठ गए। पिछली बंगाल असेंबली में यह आंकड़ा 49% था, अब बढ़कर 65% पर पहुंच गया है। मतलब हर तीसरा नहीं, हर दूसरा विधायक क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला है। और पार्टी वाइज देखें तो बीजेपी के 206 विनर्स में से 152 यानी 74% पर क्रिमिनल केसेस हैं। टीएमसी के 80 में से 34 यानी 43% पर। ये आंकड़े कोई कांग्रेस या टीवी के नहीं दे रही है, ये इलेक्शन कमीशन के एफिडेविट से एडीआर ने निकाले हैं। पूरी तरह ऑफिशियल डाटा है दोस्तों। अब वापस तमिलनाडु पर आते हैं, क्योंकि वहां की कहानी सिर्फ शिक्षा की नहीं है, पॉलिटिकल मैथमेटिक्स की भी है। टीवीके ने 108 सीट्स जीती, पर अकेले बहुमत के लिए 10 सीट्स कम पड़ गई। बहुमत का आंकड़ा था 118 का। यहीं शुरू हुआ पॉलिटिकल ड्रामा। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथन ने पहले विजय को सपोर्ट लेटर लाने को कहा, फिर विजय ने कांग्रेस से बात की। आईएनसी ने डीएमके का साथ छोड़कर टीवीके को सपोर्ट किया। फिर सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और आईयूएमएल ने भी आउटसाइड सपोर्ट दे दिया। मिलाकर 120 एमएलएस का बैकिंग हो गया। 9 मई को गवर्नर ने विजय को सीएम डेजिग्नेशन अपॉइंट किया और साफ कहा कि 13 मई से पहले फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित करना होगा। आज की तारीख देखिए, 13 मई यानी आज ही वो फ्लोर टेस्ट है। पूरे देश की नजर चेन्नई असेंबली पर लगी हुई है। एक और चौंकाने वाली बात, एमके स्टालिन जो पिछले मुख्यमंत्री थे, वो खुद अपनी कोलाथुर सीट हार गए। ये वो सीट है जहां से वो लगातार 3 बार जीत चुके थे। टीवीके के वीएस बाबू ने उन्हें हराया। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर का अपनी ही सीट से हारना, यह भारतीय राजनीति में बहुत कम बार हुआ है। डीएमके को कुल 59 सीट्स मिली, एआईएडीएमके को 47। दोनों दिग्गज पार्टीज को मिलाकर 106 सीट्स और अकेले टीवीके के पास 108। वोटर टर्न आउट भी देखिए, 85.1%। तमिलनाडु के इतिहास में सबसे ऊंचा। यूथ, वुमेन, फर्स्ट टाइम वोटर्स, सबने टीवीके को समर्थन दिया। पार्टी का मैनिफेस्टो भी ध्यान खींचता है दोस्तों। ड्रग फ्री स्टेट, युवाओं को जॉब गारंटी, कोलेट्रल फ्री एजुकेशन लोन और स्टूडेंट्स को मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस का वादा। हाँ, इस कैंपेनिंग के साथ एक स्ट्रेटजी भी जुड़ी है जिसका जिक्र जरूरी है। 27 सितंबर 2025 को कारूर में टीवीके की रैली में भगदड़ मच गई थी। 41 लोगों की जान चली गई, 80 से ज्यादा घायल हुए।
मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। विजय ने मृतकों के परिवार को 20 लाख रुपए और घायलों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया था, लेकिन उस त्रासदी के बावजूद वोटर्स ने टीवीके पर भरोसा जताया। अब बात करते हैं इस पूरे मैटर के एक और एंगल की, शिक्षा और राजनीति का सीधा कनेक्शन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मामला अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है। ताजा अपडेट यह भी है कि 27 अप्रैल 2026 को कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को 2 हफ्ते के लिए ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए अगस्त 2025 में सिंगल जज जस्टिस सचिन दत्ता ने यह कह दिया था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन के दायरे में आती है और इन्हें आरटीआई के तहत पब्लिक नहीं किया जा सकता। सीआईसी ने 2016 में कहा था कि डिस्क्लोजर होनी चाहिए। सिंगल जज ने वो ऑर्डर सेट असाइड कर दिया था और अब संजय सिंह, आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज शर्मा और एडवोकेट मोहम्मद इरशाद ने अपील की है। यानी कानूनी तौर पर अब भी अनक्लियर है कि देश के प्रधानमंत्री की डिग्री के वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम क्या है। तो एक तरफ तमिलनाडु में पीएचडी होल्डर्स विधायक शपथ ले रहे हैं, दूसरी तरफ पूरे देश में बहस चल रही है कि नेताओं की डिग्री पब्लिक होनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता देता हूं आपको। राजस्थान हाई कोर्ट ने 2019 में एक केस में कहा था कि अनपढ़ व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो रोड पर लिखे गए ट्रैफिक साइन नहीं पढ़ पाएगा। मतलब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तो पढ़ाई जरूरी है, लेकिन एमएलए, एमपी, मंत्री और प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं चाहिए। यह भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना है। दोस्तों, संविधान कहता है कि कोई भी 25 साल का भारतीय नागरिक विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो 10वीं पास हो या नहीं हो। एडीआर के पुराने आंकड़े बताते हैं कि 2021 में तमिलनाडु के 44% विधायक 5वीं से 12वीं के बीच पढ़े हुए थे। 2026 में यह तस्वीर बिल्कुल बदल गई। यानी वोटर्स ने इस बार सोच समझकर वोट डाला और शायद यही टीवीके की सबसे बड़ी सफलता है कि उन्होंने एडुकेटेड कैंडिडेट्स उतारे और लोगों ने उन्हें चुना। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या एडुकेटेड कैबिनेट होने का मतलब बेहतर गवर्नेंस भी होगा? क्या डॉक्टर, इंजीनियर, पीएचडी होल्डर मिलकर तमिलनाडु को सच में बदल पाएंगे या ये सिर्फ कागजी आंकड़े बनकर रह जाएंगे? दोस्तों, ये सवाल अगले 5 सालों में जवाब देगा। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि टीवीके की जीत एमजीआर और जयललिता जैसे एक्टर टर्न पॉलिटिशियन की परंपरा का अगला चैप्टर है। पर इस बार फर्क यह है कि पार्टी स्टार पावर के साथ साथ एडुकेटेड लीडरशिप को भी आगे ला रही है। ये ट्रेंड अगर बाकी राज्यों में भी फैला तो भारत की राजनीति का चेहरा बदल सकता है। आपकी राय क्या है दोस्तों? क्या भारत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय होनी चाहिए? क्या तमिलनाडु का मॉडल बाकी राज्यों के लिए एग्जाम्पल बन सकता है? कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार जरूर लिखिएगा। ऐसी और एनालिटिकल न्यूज देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।